तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर। आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये। में जब पहली बार मुझे राज्यसभा में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने भेजा था, तो राज्यसभा में भेजने के 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने मुझे नागपुर का प्रभारी बनाया और कहा कि नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना मतलब एक शिवसेना की बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन पे तुमको वृक्ष उगाना है। तो मैं अपना राज्यसभा का पूरा फंड, लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड था, वो लेकर के नागपुर आया और नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में दिन रात मेहनत करने के बाद 1999 एक ऐसा वक्त आता है जब पहली बार नागपुर जिले से शिवसेना का एक सांसद और शिवसेना का एक विधायक आमदार चुन करके जाता है। ये हमारे लिए उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मैं आया था तब यहाँ पर सिर्फ 2 नगर सेवक थे, जिला परिषद में कोई भी नहीं था, लेकिन जिला परिषद में हमने दिन रात मेहनत करके लगभग 10 जिला परिषद सदस्य बनाए, कई सभापति बने। नगर सेवकों की भी चुनाव आते आते लगभग 6, 8, 10 की संख्या हमारी हो गई थी शहर में, और एमएलए एमपी तो आए ही। 1999, 2000, 2001 के आसपास फिर धीरे धीरे मुझे बोला गया पार्टी की तरफ से कि अब आप अपने लिए थोड़ा फोकस करिए, तो हम फिर मुंबई में फोकस करने लगे और 2004 में लोकसभा चुनाव लड़े सुनील दत्त के खिलाफ। उसके बाद से नागपुर आना जाना थोड़ा कम हो गया। 30 वर्षों के बाद एक बार फिर से नई पारी खेलते हुए उसी भूमिका में नागपुर मुझे मेरी पार्टी ने भेजा है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझे नागपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना करके आप लोगों के बीच भेजा है। पिछली बार जो बंजर जमीन थी उस पे हमने जो बीजारोपण किया, बहुत सारे पौधे निकले, कुछ पौधे बीच में ही मुरझा गए, कुछ पौधे बड़े होते होते एक वट वृक्ष भी बन गए। अब मेरी कोशिश होगी कि नागपुर शहर में आने वाले दिनों में शिवसेना का एक कामयाब बीजारोपण किया जाए और शिवसेना यहाँ पर कामयाबी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस दिशा में मेरा एक प्रयास होगा। तो जब मैं अपनी एक नई पारी शुरू कर रहा हूँ नागपुर में, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को नमस्कार किया जाए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद दिया जाए और आप सभी लोगों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में नागपुर में शिवसेना के कामकाज, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने में जो भी आपका सहयोग मिल सके, वो सहयोग के लिए मैं अपेक्षा करूँगा। आप सब प्रेस क्लब में मुझे बुलाए और मुझसे मिलने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब सवाल आपके, क्योंकि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम लोग अपना विषय रखते हैं, लेकिन प्रेस क्लब में मीट द प्रेस में हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कि आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब दे दूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बंजर क्यों रहेगी? मैंने बंजर मतलब मैंने कहा कि बहुत सारे पौधे उगे थे, लेकिन पौधे बाद में मुरझा गए। अभी मैंने रामटेक में हमारे जो एमएलए हैं, देखिए, जो हम एक कार्यकर्ता को पुश कर सकते हैं, उसको हम मदद कर सकते हैं, अंततः उसको अपना पॉलिटिकल करियर खुद बनाना पड़ता है। तो आशीष जायसवाल होशियार थे, वो रामटेक में जैसे 98 में जब उनको हमने टिकट दिया तो बहुत थोड़े से वोट से हार गए, फिर 99 में फिर से विधानसभा चुनाव होता है, उसमें जीत के आ गए। उसके बाद से लगातार वो जीतते रहे, बीच में एक बार आ गए। इसी बीच जो हमारे एमपी कैंडिडेट थे उनको हमने मौका दिया, दोबारा भी जीत के आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने क्षेत्र को नर्स करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, उन मतदाताओं के साथ, उन लोग जन सामान्य के साथ एक जुड़ाव के साथ काम करना पड़ता है। हार जीत मायने नहीं रखता, चुनाव में हार जीत लगे रहते, चर्चिल भी हार जाते थे। तो जो हारना जीतना तो लगा रहता है, हारने जीतने के बावजूद उससे निरपेक्ष होकर के आपका एक जो पॉलिटिकल कामकाज है, राजनीतिक जो विमर्श है, वो जारी रहना चाहिए और जनसंपर्क जारी रहना चाहिए। तो जिनका जनसंपर्क है वो आज भी मैदान में टिके हैं, जिनका जनसंपर्क नहीं रहा वो नहीं टिक पाए हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि नए सिरे से एक नई पौध तैयार की जाए, जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा तैयार किया जाए, उनको थोड़ा पुश किया जाए और आने वाले दिनों में शिवसेना की अच्छी उपस्थिति नागपुर में हो, इसका प्रयास किया जाएगा।
बावजूद कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार दिया, आप उसको किस तरीके से आपकी और आपकी पार्टी देख रही है? देखिए, महाराष्ट्र की ये समृद्ध परंपरा रही है कि अगर कोई बहुत वरिष्ठ नेता, उनका अगर अचानक निधन हो जाए तो हम आमतौर पर वहाँ पर एक उनको सम्मान देते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक निर्विरोध चुनाव की व्यवस्था करने में विश्वास करते हैं। तो हमारी महायुति की तरफ से ये फैसला हुआ और हम लोगों ने अपील भी की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील की, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने अपील की कि भाई ये चुनाव अगर निर्विरोध हो, महाराष्ट्र की नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री और अजित दादा की पत्नी श्रीमती सुनेत्रा पवार के लिए तो बेहतर होगा। और बहुत सारी पार्टियों ने इस अपील को स्वीकार किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक जिद रखी, हालांकि रिजल्ट कुछ नहीं होना, कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार होगी उस चुनाव में, फिर भी कांग्रेस जिस तरह की हरकत करने लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, एक जिस पार्टी से अब उम्मीद करते हैं कि बहुत परिपक्व पार्टी होगी, मैच्योर्ड पार्टी होगी, वो जिस तरह की भूमिका उन्होंने ली और अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम से अब इमेच्योर हो गई है, जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में कहते हैं सठिया जाना। तो कांग्रेस अब सठिया गई है और जो सही जो स्टैंड होता है वो लेने के बजाय वो जबरदस्ती की एक राजनीतिक राजनीति के चक्कर में पड़ी रहती है, जो कि गलत है। हम इसका निषेध करते हैं और मैं अभी भी कांग्रेस से अपील करूंगा कि आपने जो भी उम्मीदवार का नाम घोषित किया है उसको विड्रॉ करिए और सुनेत्रा ताई का चुनाव निर्विरोध होने दीजिए। एक और सवाल है, कि ऑपरेशन टाइगर होने वाला है, कई सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के आपके संपर्क में पिछले 2 सालों से ये बात की गई थी, बीच में लोकसभा आया, तो ऑपरेशन टाइगर थम गया है कि जल्द होने वाला, और कितने सांसद आप लोगों के संपर्क में हैं? ऑपरेशन टाइगर वगैरह तो आप लोगों ने नाम दिया है और इस नाम पर हमको कोई ऐतराज भी नहीं है। हुआ ये है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे ने 2019 में एक राजनीतिक व्यभिचार किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने का एक जो उनके अंदर एक उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने युति का धर्म तोड़ा और बाला साहब जी जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ थे, बाला साहब जी का जो हिंदुत्व था, उस हिंदुत्व से नाता तोड़ा, उस हिंदुत्व को दगा दिया और कांग्रेस के साथ वो चले गए। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उसकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर एक भयंकर असंतोष था। उस असंतोष का जो एक विस्फोट होता है वो 2022 में होता है, जब श्री एकनाथ शिंदे जी ने एक उठाव किया और पूरी पार्टी से बड़े पैमाने पर उनके साथ शिवसेना के विधायक आमदार निकले और उसके बाद पार्टी बिखर गई। पार्टियां टूटती रहती हैं, बिखरती रहती हैं, यह भारतीय राजनीति का एक लंबा चौड़ा और बड़ा व्यापक इतिहास है। लेकिन जब किसी की पार्टी टूटती है तो वो व्यक्ति अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश करता है। क्या 2022 के बाद उद्धव जी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश कर पाए? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सच यह है कि जिस तरीके से 2022 के बाद से कांग्रेस उनके साथ थी, शरद पवार जी उनके साथ थे, बावजूद उसके वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए और उनके कुनबे के लोग एक एक करके पार्टी छोड़ के निकलते चले गए। लोकसभा में संविधान खतरे में है, इस प्रकार का एक फर्जी नैरेटिव दे करके एनडीए के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया और उस कैंपेन का फायदा भी हुआ उनको। बावजूद इसके 2024 के एंड में आते आते, विधानसभा चुनाव आते आते वो फर्जी नैरेटिव खत्म हो गया था और विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का एकदम बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिखा आपको। उसके बाद भी उनके पास चांस था कि चलो विधानसभा हार गए, कम से कम कॉरपोरेशन चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में एक मेहनत कर करके अपनी पार्टी को बचाया जाए। आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उस समय अजित दादा पवार थे, इन तीनों नेताओं ने जो नगर पंचायत, महानगर पालिका के चुनाव थे या फिर जिला परिषद के चुनाव थे, चुनावों में दिन रात पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। लेकिन उस चुनाव प्रचार के दरमियान उद्धव जी कहीं नहीं निकले। फिर मुंबई का चुनाव आता है, मुंबई के चुनाव पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कैंपेन करना चाहिए नहीं कर पाए। आखिरकार मुंबई महानगर पालिका चुनाव भी वो हार गए। बाकी महाराष्ट्र के रूरल एरिया का जो चुनाव तो बुरी तरह से हारे। कई ऐसी यूनिट्स है जहाँ पर 0 पे आउट हो गए। तो ऐसे में
जो उनके साथ आज भी जो लोग हैं, जो तथाकथित तौर पर निष्ठावश उनके साथ जुड़े रहे, उनको अब अपने करियर की चिंता हो रही है, उनको अब अपने भविष्य की चिंता हो रही है, इसलिए वो इधर उधर छटपटा रहे हैं। और इसलिए कभी वो बीजेपी के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, कभी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, कभी पवार साहब का तो अब की पार्टी की हालत बहुत ख़राब है, कभी अजीत दादा के पास भी कुछ लोग गए हैं। तो ऐसे में जो उनके चुने हुए सांसद हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उद्धव ठाकरे जी की जो एक राजनीतिक शून्यता है और एकदम से एक निष्क्रियता है, उसकी वजह से वो लोग दूसरी पार्टियों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे जी के 2 या 3 एमपी छोड़ दे जो मुंबई के हैं, उनके अलावा बाकी सब हमारे पार्टी के संपर्क में हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो शिंदे जी के साथ आएँ और मूल शिवसेना में आकर के अपने आप को संभालें और अब शिवसेना के माध्यम से अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में काम करें, प्रचार का काम करें। तो जो जिसे आप ऑपरेशन टाइगर कहते हैं, मैं उसको इतना ही सरल ढंग से एनालाइज कर पाऊंगा कि बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो सही वक्त की तलाश में हैं, सही वक्त के इंतजार में। संजय जी, क्षेत्र की जवाबदारी सवाल ये था कि अभी लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसे में 33% महिला आरक्षण में पार्टी की क्या रणनीति है? हमारी पार्टी तो प्रारंभ से इसका समर्थन करती आई है और 2024 में जब ये विधेयक पास हुआ और तभी ऐसा तय हुआ था कि 2026 आते आते इसको इम्प्लीमेंट करना है और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का जो विधेयक है, उस विधेयक के लिए विशेष सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का बुलाया जा रहा है। आने वाली 16 तारीख को 3 दिनों के सत्र में इस विधेयक को पास किया जाएगा और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि इस विधेयक को अगर 2029 से पहले कानून के तौर पर लागू करना है, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व कर देनी है, तब उसके लिए नई जनगणना के लिए इंतजार नहीं करना है। अगर नई जनगणना के लिए इंतजार करेंगे तो वो फिर 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर एक ये विधेयक को लागू करने का, इसे कानून बनाने का एक पूरा प्रस्ताव है। तो इसको कानून बनाया जाएगा इस महिला विधेयक के लिए, और साथ साथ डिलिमिटेशन भी होने जा रहा है। जब डिलिमिटेशन होगा तो महाराष्ट्र में लगभग 72 लोकसभा सीटें होने जा रही हैं और 422-23 के आसपास विधानसभा सीटें होने जा रही हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है और हमारी पार्टी खुल करके इस पूरे प्रस्ताव का समर्थन करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाएं हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो बहु बेटियाँ हमारी हैं, वो इस समय पूरी दुनिया में पुरुषों के बराबर पूरी ताकत के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उनको राजनीतिक भागीदारी भी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके हिस्से जाना चाहिए ताकि वो गवर्नेंस में भी अपना पूरा योगदान दे सके। हाँ सर, आपने ये कहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे जी जो है वो छटपटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, परंतु जिस समय वो रिटायर्ड हो रहे थे तो हाउस में उन्होंने कहा है कि दोनों शिवसेना एक साथ में भी आ सकती है, ऐसा उन्होंने रिटायर्ड होते होते भी कहा है। अभी जिस समय अभी उनका निवृत्ति हुआ है मुंबई में हाल ही में, तो उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि दोनों शिवसेना में एक साथ आ सकते हैं, ऐसे भी उन्होंने कहा है हाउस में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उधर से शरद पवार जी अजीत दादा के निधन के तत्काल बाद एक जबरदस्त कैंपेन चलाते हैं कि हम मर्जर करने वाले थे। आप इतने बड़े नेता हैं, आप अपनी पार्टी फिर से खड़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका सवाल है, उस सवाल में भी यही बात, यही भावना छिपी हुई दिखती है कि उनको मर्ज करना है हमारी पार्टी में। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा कोई सीरियस प्रपोजल आया पड़ा है। हमारी पार्टी शिवसेना बहुत दिन रात बहुत मेहनत करके शिंदे जी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग नंबर 2 पार्टी इस समय पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार हमारे पास है और उसका पूरा श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो श्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत को देना चाहिए। और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी के लोग एक निराश और लाचार होकर के हमारे से जुड़ना चाहेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे तो एक एक कर आ सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मर्जर का प्रस्ताव या दोनों पार्टियों के एक होने का प्रस्ताव हमारे पास नहीं। इस क्षेत्र की जवाबदारी आपके ऊपर आई है, तो क्या संगठन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा?
कहाँ पे? नागपुर में। अभी तो अब पहली बार आया हूँ मैं, अभी देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग, काम करने वाले लोग हैं, सबके काम का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं करूँगा, वो एकनाथ शिंदे जी करेंगे। उन्होंने हमको यही कह के भेजा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है, बहुत सारे टास्क हम देने जा रहे हैं अपने लोगों को, और जो भी पदाधिकारी उन टास्क को पूरा करेंगे, मतलब वो योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं। जो नहीं कर पाएंगे उनके बारे में फैसला पार्टी का मुख्य नेतृत्व तो करेगा। ये विधानसभा और अभी हाल ही के मनपा के चुनाव में देखा गया कि जो आपका जो ग्रुप है शिंदे ग्रुप, इस पे इम्पोर्ट उम्मीदवार या कार्यकर्ता आते हैं, तो ऐसे में क्या नए उम्मीदवार आपसे जुड़ना चाहेंगे? क्या पहले डिक्लेयर होता है शिंदे ग्रुप का कार्यकर्ता, पर टिकट बीजेपी के कार्यकर्ता को दी जाती है? ज़्यादा नहीं ऐसा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि 2-3% ऐसी घटनाएं हैं। कई बार क्या होता है कि हम बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है और कई सीटें हम क्लेम करते हैं और हमको बीजेपी के साथ बैठ करके टेबल पे चर्चा होती है कि ठीक है ये सीट शिवसेना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके पास कोई अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जीतने लायक अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, तब बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आ जाता है और अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको लेते हैं। हमने विधानसभा चुनाव में अंधेरी में लिया था, हम लोगों ने, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, वो जीते, वो विनिंग कैंडिडेट था, लेकिन सीट हमारे पास थी, तो हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे उनको, और वो आज हमारे शिवसेना के विधायक आमदार हैं। तो ऐसे कुछ 2-3% घटना घटी है, लेकिन हमारी पार्टी का जो कैडर है उस कैडर को हम प्राथमिकता देते हैं। जहाँ कैडर में शामिल कोई व्यक्ति, सीट हमारे पास है लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आता है तो हम उसका एक मूल्यांकन करते हुए फैसला करते हैं पक्ष में। ये अंजलि दमानिया ने कहा है कि खराब ने 17 बार उनके साथ फोन डायलॉग हुआ है, शायद कुछ आउटगोइंग है और मैक्सिमम इनकमिंग है। तो उनका कहना है कि ये इस देखते हुए उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनको ये पोस्ट से रिमूव करना चाहिए। देखिए, अशोक खरात जैसे जो बाबा लोग हैं, इन बाबाओं से सबको सावधान रहना चाहिए। ये हमारे देश के ऊपर, समाज के ऊपर, पूरी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़े कलंक है। और ऐसे बाबा बंद कमरे में पीछे क्या करते हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती। जब भंडा फूटता है तो पता चलता है। लेकिन ऐसे बाबाओं की लगातार कोशिश होती है कि वो पॉलिटिशियंस या थोड़े प्रभावशाली लोगों को अपने पास बुलाएं। वो अपने चेलों को भेजते हैं, अपने शिष्यों को भेजते हैं और ऐसे लोगों को लेके आते हैं और उनके नाम पर अपना पीआर करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आसाराम बापू है। आसाराम बापू के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके फॉलोअर रहे, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब आसाराम बापू बलात्कारी निकला। अब क्या उसके बलात्कारी होने का समर्थन हम में से कोई कर सकता है? क्या मोदी जी कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक व्यक्ति है, प्रवचन दे रहा है, उसको सुना जाए। वो कुछ एक पूजा पाठ कराना चाहता है, शिवलिंग का जलाभिषेक कराना चाहता है और उसके लिए बुलाते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर बाबाओं को सम्मान देते हुए चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि इनके इतने बड़े काले कारनामे हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। तो अशोक खरात एक मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से एक बाबा करके हमारे संपर्क में आए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो हरकतें चल रही हैं उन हरकतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी बन गई है, उस खरात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी खासकर माताओं बहनों का बयान सुनेंगे तो उनकी तरफ से जो एक स्वर में आवाज़ आ रही है वो यही आ रही है कि उसको सरेआम फांसी दो, क्योंकि वो व्यक्ति मानवीयता पर एकदम कलंक है, वो व्यक्ति पूरे समाज पे कलंक, और उसने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया, और ऐसे लोगों के जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो जिन लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन महिलाओं का उसने शोषण किया, निश्चित तौर पर उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसे खरात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है, शिंदे जी या कोई भी व्यक्ति ऐसे बाबाओं के आमंत्रण पे जाते हैं या बाबा मिलने भी आते हैं, कई बार याद करके मंत्रियों के बंगले में जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। अब कोई बाबा मुख्यमंत्री से मिलने आ गया, इसका मतलब मुख्यमंत्री उसके पूरे काले कारनामे का हिस्सेदार है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब अंजलि दमानिया जी की जो बात है, उन्होंने जो सीडीआर रिलीज की है, ठीक है, वो एक खोजी पत्रकार की तरह काम करती हैं, लेकिन ऐसा डर है, ऐसी आशंका प्रतीत होती है कि कहीं अंजलि दमानिया जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। तो ऐसे एक्टिविस्टों को भी सावधान रहना चाहिए।
खास लोगों को टारगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना या हासिल करना या लेना किसी से और उसके बाद टारगेट करना, यह एक एक्टिविस्ट की भी पूरे करियर को खराब कर सकता है। इसलिए अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो अंजलि दमानिया को आने वाले दिनों में इस प्रकार की हरकतों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, समाज में कुछ बुरा हो रहा है, अंधश्रद्धा हो रहा है, समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ बिल्कुल बोलना चाहिए, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन भगवान के लिए वो किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। उनका जो डिमांड है उसको एंडोर्स संजय राउत ने भी किया है। अब संजय राउत कितने बाबा लोगों के चक्कर में हम बताएंगे आपको। तो सवाल ये नहीं है, सवाल क्या पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन अशोक खरात के इस गंदे कारनामों का हिस्सेदार है? निश्चित तौर पर इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं मोटा मोटी तौर पे बोल रहा हूं कि हम पॉलिटिशियंस को अक्सर ऐसे बाबा लोग बहुत मेहनत करके अप्रोच करते हैं, वो खुद आते हैं मिलने, उनके चेले हमको फोन करते हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा वो मैं स्वयं बाबा लोगों के से एकदम दूर रहता हूं, फिर भी एक आध बार किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया हूं, मैं आ ही गए आखिरकार घर पे। और मैं सबसे अपील करूंगा ऐसे बाबा लोगों से दूर रहिए। भगवान है, भगवान में आस्था रखिए। सर, ऐसा कहा गया है कि बाकी जो अभी रूलिंग जितनी भी पार्टी है उनमें कांग्रेसीकरण हो गया, ग्रुपिज्म आ गया है। आपके पार्टी में आपको लगता है ऐसा? कांग्रेसीकरण नहीं होता। जैसे अगर कोई कांग्रेस पार्टी में है और उसको शिवसेना की विचारधारा में विश्वास है, शिंदे साहब के कामकाज में विश्वास है और शिंदे साहब का कामकाज देखकर उसको अगर आकर्षण हो रहा है, तो पूरी तरह से फ्री है पार्टी में आने के लिए। तो ग्रुपिज्म तो हर पार्टी में होता, कौन पार्टी में नहीं होता? दुनिया की पार्टी, हर पार्टी में छोटे मोटे एक गुट रहते हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ रहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहता है। जो पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है वो सरवाइव करता है, जो बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। निरुपम जी, जो खराज जी की जो बात निकली है, सर ने भी आपको से खराज जी की बात की, खराज के जो कारनामे हैं, जो कांड उनके हैं, ऐसे में बड़े बड़े नेता भी हैं पर उनके नाम सामने नहीं आ रहे, पर प्रश्न चिन्ह उनके सामने लग रहे हैं। प्रश्न चिन्ह उनके सामने लग रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, उनके नाम भी सामने। मैंने इसी को आपके इनको प्रदीप दादा के और आपके सवाल को एक थोड़ा विस्तृत रूप देते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी फ्रॉड किस्म के बाबा के चक्कर में कोई पॉलिटिशियन लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन खुद उनके चक्कर में नहीं जाते, वो खुद अप्रोच करते हैं हमको। वो अपने बड़े बड़े जो प्रवचन रखते हैं उसमें पॉलिटिशियन लोग को बुलाते हैं, फिर उनके घर पे जाते हैं, उनके अपने आश्रम में बुलाते हैं। मैंने आसाराम बापू बताया, राम रहीम उधर का देख लीजिए, हरियाणा वाले जो है बाबा राम, एक राम रहीम थे, एक और बाबा और एक और रामनाथ है, रामकांत। ये सब गंदे लोग हैं, इन लोगों से सबको सावधान रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, शिंदे जी भी कोशिश करते हैं, फिर भी दो चार बाबा आ जाते हैं मिलने जुलने के लिए, तो हम मिल लेते हैं। लेकिन किसी बाबा से मिलना मतलब उसके कुकृत्य का हिस्सा है, ये कतई नहीं हो सकता। और शिंदे साहब को मैं जितना जानता हूं, वो लाडली बहनों का सम्मान दिलाने वाले नेता हैं। अगर उनको कहीं भी पहले भी कभी पहले पता भी चल जाता कि जो बाबा हमारे घर पे आ रहा है, बंगले पे आ रहा है, या मैं जिस बाबा से मिलने गया हूं नासिक दौरे के दरमियान, वो हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूट रहा है, उनकी असमत लूट रहा है, तो उसी समय शिंदे साहब उसको अंदर डलवा देते। इतना मुझे विश्वास है शिंदे साहब के, और शिंदे साहब का इतना महिलाओं के प्रति उनके मन में इतना सम्मान है। खराब प्रकरण सामने आने की वजह से अजीत दादा की फाइल क्या दबने की कोशिश? अजीत दादा की फाइल है क्या? तो ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ सामने नहीं आ रहा। क्या ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ सामने नहीं आ रहा? देखिए, ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है कि हर प्लेन क्रैश होने के बाद वो मिलता ही मिलता है। वो डीजीसीए के पास है, पूरा प्लेन जल के राख हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स कभी राख नहीं होता, वो इस तरह के मटेरियल से बना होता है। और जिन लोगों को शक है कि अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई फाउल प्ले था या कोई एक जिसको घात पात कहते हैं, मेरा साफ साफ कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत दादा का प्लेन क्रैश हुआ था, उसको प्लेन क्रैश कराने में किसी ने कोई षड्यंत्र रचा था, मेरा व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने एक निवेदन दिया कि साहब इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दो। सीबीआई इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है? जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है,
मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरे प्रस्ताव को सीबीआई के समक्ष रखती है। अब सीबीआई उस पूरे केस में मेरिट तलाशती है कि क्या इसमें कोई ये महज एक्सीडेंट है या इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब वो कॉन्स्पिरेसी के जो मेरिट ढूंढने में सीबीआई लगी हुई है। जिस दिन उनको कॉन्स्पिरेसी का छोटा सा भी कोई एक संकेत मिल जाएगा, सीबीआई इंक्वायरी करेगी। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी से पहले ही कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अजीत दादा का एक्सीडेंट ने उनको मारा गया, मुझे लगता है कि वो एक जंपिंग द गन होता है ना, वो बहुत मतलब कुछ निष्कर्ष आने से पहले ही वो अपनी बात थोपे जा रहे हैं समाज पे, जो कि सरासर गलत है। निरुपम सर, माझा एक प्रश्न आहे. अशी एक धारणा आहे की बीजेपी सोबत जो अलायन्स करतो ज्या ज्या राज्यामध्ये तिथं तो प्रादेशिक पक्ष संपवला जातो. जसं बिहारचं उदाहरण घ्या, आता नितीश कुमारांचं जसं जे झालेलं त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आलं. तुमची ही नियुक्ती ही खूपच व्यवस्थित हे करून पाठवलेली आहे. तुम्हाला काय वाटतं? नागपूर शहर आणि नागपूर जिल्हा हा पूर्णतः बीजेपीचा गड आहे. नागपूर शहर तर मुख्यमंत्र्यांचं आणि केंद्रीय मंत्र्यांचं शहर आहे. अशा वेळेस तुम्ही जे तुमची इथं पाळेमुळे शोधत आले किंवा त्याला घट्ट करायचंय, तुम्हाला भाजपचं किती आव्हान वाटतं नागपूर जिल्ह्यात आणि नागपूर शहरामध्ये? भाजप आमच्यासाठी आव्हान नाही आहे. भाजप आमची सहकारी पार्टी आहे. भाजप बरोबर आम्ही काम करून, ज्याप्रमाणे भाजप शिवसेना बरोबर काम करून एक स्वतःचा विस्तार केला, त्याचप्रमाणे आम्ही पण आमच्या पक्षाचा जो पाया आहे तो मजबूत करणार महाराष्ट्रात. एक दुसरा, नितीश कुमार, तुम्ही सांगितलं की सर्व पक्ष भाजपचे जे सहकारी पक्ष असतात ते पक्ष भाजपवाले संपवतात. असं नाही आहे. नितीश कुमारचा पक्ष संपला का? नितीश कुमारचा पक्ष जेवढे एमएलए आहेत तेवढेच एमएलए भाजपचे आहेत बिहारमध्ये. 20 वर्षापासून भाजप आणि जेडीयूच्या युती आहे, अलायन्स आहे, तरीही एनसीपी जेडीयू म्हणजे तो तेवढाच मोठा पक्ष आहे. तो जेव्हा पक्ष संपतो मतलब तो स्वतःच्या कारणास्तव संपतो. भाजपचं त्याच्यामध्ये काही योगदान नाही. हां, जेव्हा दोन पक्ष बरोबर काम करतो तेव्हा एक वाटाघाटीमध्ये एक टसल होतो आणि टसल राहायला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती, शिवसेनाचे लोक आम्ही असं समजतो की आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे भाजपवाले पण असं समजतात की आम्हाला आमच्या पक्षाला विस्तार करायचा आहे. तो प्रत्येक पक्ष स्वतःला विस्तार करण्याचा एक कार्यक्रम राबवतो आणि आम्ही पण राबवणार. आणि आम्ही आमचा पक्ष बनवणार, ते भाजपवाले स्वतःचा पक्ष बनवणार. आणि जोपर्यंत आम्ही मजबूत आहोत तोपर्यंत भाजपचे लायकीचे आहोत. जोपर्यंत आम्ही कमजोर होणार, समजा आम्ही कमजोर झाले तो कमकुवत झाले, तो वो भाजपसाठी पण एक नुकसान आहे. तो भाजपला ताकद देण्यासाठी शिवसेनाची मजबूती आवश्यक आहे. मला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर. आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.